क्या आप लिंचिंग हैं? मैं लू शियोन हूँ। क्या आप मोदू महिला और बाल अस्पताल आ सकते हैं? लू शियोन, क्या वो फिनांस डिपार्टमेंट से अभी अभी ग्रेजुएट हुई कैंपस पहले नहीं है? मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फिनांस डिपार्टमेंट की वो पुरानी बेले मुझे क्यों कॉल कर रही है और मुझसे महिला और बाल अस्पताल जाने के लिए क्यों कह रही है। वही लू शियोन, महिला और बाल अस्पताल, क्या वो बच्चों के जन्म के लिए बनी जगह नहीं है? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? दूसरी तरफ लू शियोन अपना दर्द दबाने की कोशिश कर रही थी। 1, मैं बस बच्चे को जन्म देने वाली हूं। तुम इन बच्चों के पिता हो और उन्हें तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत है। ये सुनकर मैं सचमुच जोर से हंस पड़ा। तुम फिनांस डिपार्टमेंट की पुरानी कैंपस बेले बच्चे के जन्म के लिए मुझे क्यों ढूंढ रही हो? तुमने गलत आदमी को पकड़ा है। मुझे तुम्हारा बैकअप बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। मैंने इस बात को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया, बल्कि जॉब पोस्टिंग देखना जारी रखा। अगर मुझे जल्दी कोई नौकरी नहीं मिली तो मेरे माता पिता मुझे अपना सामान पैक करके घर लौटने के लिए मजबूर कर देंगे। कुछ ही देर बाद एक और अनजान कॉल आया। मैंने चेक किया और देखा कि ये पिछला नंबर नहीं था। एक पल सोचने के बाद मैंने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से तुरंत एक सख्त आवाज आई। क्या आप लिंचिंग हैं? आपकी गर्लफ्रेंड महिला और बाल अस्पताल में बच्चे को जन्म दे रही है। हम बस आपके सिग्नेचर का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। हाँ, ये सुनकर मैं सन रह गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने मन ही मन सोचा, क्या आजकल स्कैमर इतने सीधे होते हैं? हाँ क्या, फौरन यहाँ आओ, जल्दी करो और डिलीवरी रूम का इंतजाम करो। अस्पताल में अभी एक कमरा खाली है और इन पेशेंट केयर का इंतजाम भी करना होगा। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता कॉल कट खा। इस कॉल से मैं थोड़ा हैरान था। बैकग्राउंड की आवाज़ों से लग रहा था कि ये सचमुच कोई अस्पताल ही है। मुझे लगा कि शायद ये कोई स्कैम नहीं था। चेक इन सिस्टम लोड हो रहा है। कृपया सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए मोदू महिला एवं बाल अस्पताल जाएं। अस्पताल से आए फ़ोन कॉल ने मुझे वहां जाने के लिए पहले से ही थोड़ा उत्सुक कर दिया था, लेकिन मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इस प्रक्रिया के दौरान अचानक कोई सिस्टम सामने आ जाएगा। अब मेरे पास वहां जाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। लू शियोन के साथ जो कुछ भी चल रहा था या असल स्थिति जो भी हो, ऐसा लग रहा था कि ये महिला एवं बाल अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां मुझे सचमुच जाना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए मैंने सड़क किनारे से एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को अपनी मंजिल बता दी। जब ड्राइवर ने सुना कि ये महिला और बाल अस्पताल है तो उसने मेरी तरफ कुछ हैरानी से देखा। ये नौजवान देखने में बहुत कम उम्र का लग रहा था और बेहद हैंडसम भी, कि इतनी कम उम्र में उसका कोई बच्चा हो सकता है। जल्द ही गाड़ी महिला और बाल अस्पताल पहुंच गई। किराया चुकाने के बाद मैं अस्पताल के दरवाजे पर खड़ा हो गया। सिस्टम की आवाज़ फिर से गूंजी। होस्ट को मोदू महिला एवं बाल अस्पताल पहुंचने पर बधाई। सिस्टम सक्रिय हो रहा है। सिस्टम सक्रिय हो गया है और सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है। होस्ट को 2 लाख युआन का इनाम मिलने पर बधाई। जैसे जैसे मैं सिस्टम की आवाज़ सुनता हुआ आगे बढ़ा, मेरे चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान फैल गई। इस समय मेरे पास पैसों की कमी थी और अचानक ही सिस्टम ने सही समय पर मेरी मदद कर दी। इससे पहले कि मैं डिलीवरी रूम तक पहुंच पाता, मैंने देखा कि एक महिला डॉक्टर जिसने सफ़ेद कोट पहना हुआ था तेजी से मेरी तरफ चली आ रही है। आप ही हैं ना? आप बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हैं। आइए जल्दी से इस पर दस्तखत कर दीजिए। लेकिन मैं दस्तखत? मेरा उस लू शियोन से कोई लेना देना नहीं है। हम सच में एक दूसरे के करीब नहीं है। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, वो महिला डॉक्टर और हमारे आसपास से गुजर रहे लोग सबके सब मुझे घूरने लगे। उनकी आंखों में बिल्कुल भी अपनापन नहीं था। वो लड़की तो अभी अभी बच्चे को जन्म देने वाली है और आप में इतनी हिम्मत है कि आप कह रहे हैं कि आप उसके करीब नहीं हैं। एक पल के लिए, चाहे वो महिला डॉक्टर हो या आसपास से गुजर रहे लोग, सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई घटिया इंसान हूं, कोई ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ देता है। महिला डॉक्टर के पास तो कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। अच्छा, उसने तो कहा था कि आप ही इस बच्चे के पिता हैं। उसने तो मुझसे ये भी कहा था कि मैं आपको बताऊं कि करीब 10 महीने पहले विंटर होटल की बात सुनते ही मुझे अचानक याद आया कि उस समय किसी घटना की वजह से मैं अपने कुछ अच्छे दोस्तों के साथ, जिन्होंने अभी अभी मेरे साथ अपनी पढ़ाई पूरी की थी, बाहर जाकर शराब पी ली थी। अकेले घर लौटते समय मुझे सड़क के किनारे एक खूबसूरत महिला रोती हुई मिली थी। मुझे बस इतना ही याद है कि मैं उसे थोड़ा दिलासा देने के लिए उसके पास गया था, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसे दिलासा देते देते जब मैं अगले दिन उठा तो मैं असल में विंटर होटल में था। क्या वो खूबसूरत औरत लू शियोन हो सकती थी? आजकल के नौजवान ऐसे ही होते हैं, दिन रात पूरी तरह से उलझन में अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। पूछो ही मत। मेरे एक रिश्तेदार की बेटी भी एक घटिया आदमी के चक्कर में पड़ गई थी और फिर चलो इस बारे में बात ही ना करें, ये बहुत दुख की बात है। अब मुझे याद आया, मैं ही इन बच्चों का पिता हूँ। आसपास के लोगों को इस तरह बातें करते देख मैंने झट से अपनी बात कही। ये सुनकर उस महिला डॉक्टर के चेहरे के हाव भाव एकदम बिगड़ गए। एक पल तो तुम कहते हो कि ये तुम्हारे नहीं है और अगले ही पल कहते हो कि ये तुम्हारे हैं। तो आखिर ये तुम्हारे हैं या नहीं? जिन, ये मेरे ही हैं। सच में ये मेरे ही बच्चे हैं। मैंने उस महिला डॉक्टर के कोट पर टंगे नेम बैज पर नजर डाली, उस पर उसका नाम देखा और तुरंत ही पूरी ईमानदारी से उससे माफी मांगी। खैर, क्योंकि वे आपके ही हैं तो जल्दी कीजिए और साइन कर दीजिए। मेरा शर्मिंदा चेहरा देखकर महिला डॉक्टर का रवैया थोड़ा नरम पड़ गया। मेरे साइन करने के बाद महिला डॉक्टर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बाद में जब बच्चे पैदा हो जाएं तो नीचे जाकर फीस जमा कर देना, ये कहकर डॉक्टर मुड़ी और चली गईं। मैंने महिला डॉक्टर को डिलीवरी रूम में जाते हुए देखा और इस बात का पक्का यकीन हो गया कि लू शियोन के पेट में पल रहे बच्चे सचमुच मेरे ही थे। पहली बार पिता बनने के नाते मैं घबराया हुआ भी था और साथ ही उम्मीदों से भरा भी। जिंदगी सचमुच ऐसी ही नाटकीय होती है। अभी कुछ ही पल पहले मैं नौकरी ढूंढने की चिंता कर रहा था, लेकिन अगले ही पल मुझे एक सिस्टम मिल गया।
कुछ ही देर में एक नर्स की आवाज़ गूंजी, लूशुन का कोई रिश्तेदार है? ये सुनकर मैं तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा। नमस्ते नर्स, मैं लूशुन का रिश्तेदार हूँ। नर्स ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ये बड़ा भाई है, 4 कैडी और 6 टेल वज़न, जन्म का समय 14-26। ये छोटी बहन है, 4 कैडी और 4 टेल वज़न, जन्म का समय 14-27। दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे लाल लाल, दुबले पतले और बहुत छोटे थे। उनके चेहरे की बनावट पर झुर्रियाँ थीं। पहली नज़र में वे कुछ कुछ छोटे बंदरों जैसे लग रहे थे। गर्भ से बाहर आते ही वे वह गोरापन, कोमलता और प्यारी सी सूरत नहीं थी जिसकी अक्सर उम्मीद की जाती है। ये पहली बार था जब मैं पिता बना था और पहली बार ही अपने बच्चों को देख रहा था। मैं हाथ बढ़ाकर बच्चों को प्यार से सहलाना चाहता था, लेकिन वे अभी अभी पैदा हुए थे और मुझे डर था कि कहीं मेरी ज़रा सी भी जोर उन्हें चोट ना पहुंचा दे। इसलिए कुछ पल के लिए मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करूं। माँ कैसी हैं? मुझे अचानक एहसास हुआ कि लूशविन अभी तक बाहर नहीं आई थी और मैंने जल्दी से डिलीवरी रूम के अंदर झांकते हुए नर्स से पूछा। नर्स ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, वो बस अभी बाहर आती ही होंगी। और ठीक उसी पल उन्हें व्हीलचेयर पर बाहर लाया गया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई लूशविन की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। पसीने से उसका माथा भीगा हुआ था और इस समय उसका बेहद खूबसूरत चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। जब लूशविन ने मुझे देखा तो उसने अपना मुंह खोला, कुछ कहना चाहती थी। ये देखकर कि वो कुछ बोलना चाहती है, मैं जल्दी से आगे बढ़ा और धीरे से कहा, पहले आराम करो। तुम जो कुछ भी कहना चाहती हो वो बाद में कहा जा सकता है। लूशविन ने मुझे एक मिलीजुली नज़र से देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अस्पताल के बिस्तर पर गहरी नींद में सो गई। मैं समझ गया कि बच्चों को जन्म देने के लिए लूशविन ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया था। अभी उसे अच्छे से आराम करने देना चाहिए। बाकी कोई भी बात तब तक इंतज़ार कर सकती थी जब तक वो अच्छे से आराम ना कर ले। माफ़ करना, क्या मुझे कुछ खरीदने की ज़रूरत है बच्चों और उनकी माँ के लिए? मुझे स्वाभाविक रूप से इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे अपने पास खड़ी नर्स से मदद लेनी पड़ी। मेरी बातें सुनकर नर्स भी समझ गई कि ये पिता पहली बार पिता बना है और उसे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वो मुस्कुराई और समझाया, सर बाद में आपको बच्चे की माँ के नीचे बिछाने के लिए कुछ मेडिकल अंडरपैड्स खरीदने होंगे और फिर थोड़ी देर में इसके अलावा आपको बच्चों को चेकअप और उनके वैक्सीनेशन के लिए भी ले जाना होगा। ठीक है नर्स सिस्टर, धन्यवाद। सामान खरीदने के बाद मैं लूशविन के वार्ड में लौट आया, लेकिन मैं ये चीज़ कैसे बदलता? फिर लूशविन अभी आराम कर रही थी। एक पल के लिए मैं सोच में पड़ गया, ठीक उसी समय जब मैं इस बात को लेकर परेशान था। कुछ मिनट बाद लूशविन जाग गई। जब उसने मुझे अपने हॉस्पिटल बेड के पास बैठे देखा तो उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसे जागा हुआ देखकर मेरे चेहरे पर तुरंत खुशी झलक उठी। ये देखकर कि बच्चे को जन्म देने की वजह से उसके होंठ सूखे हुए थे, मैंने फौरन चिंता से पूछा, क्या तुम्हें थोड़ा पानी चाहिए? हाँ धन्यवाद। मेरे दिए हुए पानी को लेकर उसने अपना गला तर करने के लिए कुछ घूंट पिए। विंटर होटल में जो कुछ हुआ था उसके बारे में मुझे 3 महीने बाद तक पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर तुमने उन्हें रखने का फैसला क्यों किया? अगर तुम आज मुझसे संपर्क ना करती और मैं यहाँ ना आता, एक लड़की का अचानक प्रेग्नेंट हो जाना और फिर बच्चों को जन्म देने का फैसला करना, ऐसा फैसला लेने के पीछे मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे लिए उसके प्यार की वजह से था। क्या ऐसा बच्चों के लिए उसके प्यार की वजह से था? ये सुनकर लूशविन ने अपना सिर झुका लिया, अपने हाथों में पकड़े कप की ओर देखा और कुछ कमजोर सी आवाज में कहा, डॉक्टर ने कहा था कि मेरे लिए गर्भधारण करना पहले से ही बहुत मुश्किल है। अगर मैं उन्हें ना रखती तो शायद भविष्य में मैं कभी मां ना बन पाती। लूशविन की बातें सुनकर मैं आखिरकार समझ गया, तो असल में यही बात थी। एक लड़की के लिए ये काफ़ी गंभीर मामला है। जहाँ तक तुमने मुझसे संपर्क क्यों किया तो उसकी वजह यह है कि यहाँ हॉस्पिटल में परिवार के किसी सदस्य के दस्तखत की ज़रूरत थी। अगर मुमकिन होता तो मैं तुम्हें भी परेशान नहीं करना चाहती थी। आखिरकार बच्चों को जन्म देने का फैसला मैंने खुद किया था, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। आखिरकार इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने अपनी एक पाँव ऊपर उठाई और लूशविन की तरफ देखा। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि बच्चों को अकेले पालना कैसा होगा? पल भर में लूशविन के चेहरे के हाव भाव बेहद गंभीर हो गए। उसने अपने होंठ भींचे, मानो कोई पक्का इरादा कर रही हो। मुझे पता है, लेकिन तो क्या? ये मेरे बच्चे हैं। जब से ये पैदा हुए हैं, भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनकी माँ हूँ। अगर तुम इनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो भी मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम अस्पताल आकर दस्तखत करने को तैयार हुए। अब तुम जा सकते हो। इतना कहकर लूशविन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और मेरी तरफ देखना बंद कर दिया। मैं जानता था कि वो बस ऊपर से मजबूत होने का दिखावा कर रही थी। ये दोनों बच्चे मेरे भी हैं, मैं इनका पिता हूँ। इसलिए अगर तुम मान जाओ तो मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर इन्हें पाल सकते हैं। ये शब्द सुनकर लूशविन ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगी मानो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो रहा हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि 2 बच्चों को पालने का क्या मतलब होता है?
मैंने लूशियन की तरफ हैरानी से देखा। ऐसा लग रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है, जबकि उसे साफ पता है कि मेरे बच्चे हैं, फिर भी मैं उन्हें नज़रअंदाज करके छोड़ देता हूँ। मैं कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मेरी बातें सुनकर लूशियन इतनी हैरान रह गई कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ठीक है, तुमने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, तुम्हारा शरीर अभी भी कमज़ोर है, इसलिए अभी आराम करो, बच्चों से जुड़ी सारी बातें मुझ पर छोड़ दो। लूशियन ने मेरी तरफ शक भरी नज़रों से देखा। क्या तुम्हें पता है कि बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं? हालांकि मुझे नहीं पता, लेकिन इस अस्पताल में ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ अभी अभी बच्चे हुए हैं। मैं उनसे सीख सकता हूँ और उनसे सलाह भी ले सकता हूँ। मैं समझ गया था कि लूशियन की प्रेगनेंसी के दौरान वो ज़रूर अकेली रही होगी, नहीं तो आज अस्पताल में मुझे उसके माता पिता क्यों नहीं दिखे। इसका मतलब ये भी था कि शायद उसने अपने माता पिता को इस बारे में नहीं बताया था, इसीलिए आज उसने मुझसे संपर्क किया था। एक औरत के लिए प्रेगनेंसी और बच्चे को जन्म देने का समय बेहद तकलीफदेह होता है, इसलिए मैं ये भी समझ गया था कि इन 2 बच्चों के लिए लूशियन ने कितनी तकलीफें उठाई थीं। मैंने लूशियन की तरफ देखा और जब देखा कि वो फिर से सो गई है तो मैंने गहरी सांस ली। मेरी आंखों में एक पक्का इरादा झलक रहा था। चिंता मत करो, अब से मैं तुम तीनों का ख्याल रखूंगा। उसी पल मेरा फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और देखा कि वो मेरी माँ का फ़ोन था। मैं वार्ड से बाहर निकला और फ़ोन उठाया। इसके बाद मैंने जो कहा उसे सुनकर मेरी माँ पूरी तरह से एकदम हैरान रह गई। माँ, तुम दादी बनने वाली हो? दूसरी तरफ मेरी बातें सुनकर मेरी माँ इतनी हैरान रह गईं कि काफ़ी देर तक उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। शियोन, तुम माँ के साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मुझे पता था कि ये सुनकर मेरी माँ को बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। आखिरकार मेरे माता पिता दोनों को पता था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और अब अचानक उन्हें ये बताना कि वो दादी बनने वाली हैं, इस बात पर कोई भी शक करेगा। ये सोचते हुए मैं मुस्कुरा दिया। ये सच है, तुम सच में अब एक दादी बन गई हो। शियोन, माँ को बताओ, क्या कोई लड़की तुम्हें बैकअप बॉय बना रही है? तुम मेरे बेटे हो, तुम बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि कोई तुम्हें बैकअप बॉय की तरह इस्तेमाल करे। माँ, ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने बेटे की पर्सनालिटी को नहीं जानती। मैं भला बैकअप बॉय कैसे बन सकता हूँ? मैं फ़ोन पर कुछ ही शब्दों में ये साफ साफ नहीं समझा सकता। अभी तुम्हारी बहू हॉस्पिटल में भर्ती है और मुझे उसकी देखभाल करनी है। मुझे बच्चों की देखभाल करने का भी कोई अनुभव नहीं है। तो मैं सोच रहा था, माँ, अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम यहाँ आकर मेरी मदद कर सकती हो? तो बच्चे सच में तुम्हारे ही हैं। इसका मतलब है कि अब मेरे छोटे छोटे पोते पोतियाँ हैं। माँ को बता दो, माँ अभी गाड़ी चलाकर वहाँ पहुँच जाएगी। माँ, मैं विमेन एंड चिल्ड्रंस हेल्थ सेंटर में हूँ, मुझे फ़ोन करना। जब तुम यहाँ पहुँचोगी तो मैं तुम्हें लेने नीचे आ जाऊँगी। ठीक है, मैं लगभग आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। मेरी माँ ने अपनी तरफ से फ़ोन काट दिया और मेरे कहे हुए शब्दों के बारे में सोचने लगी। उन्होंने सामान पैक करना शुरू कर दिया क्योंकि उनका बेटा उनसे झूठ नहीं बोल रहा था। इसका मतलब था कि अब सच में उनके पोते पोतियाँ हो गए थे। इस पल मेरी माँ बेहद उत्साहित थी। ठीक उसी समय मेरे पिताजी भी घर लौटे। उन्होंने अपनी पत्नी को सामान पैक करते हुए देखा और ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं बाहर जाने वाली हों। वो अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाए और पूछ बैठे, अरे पत्नी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ। मेरे बच्चे होने की बात के बारे में माँ ने पिताजी को अभी बताने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि उनके बच्चे के पिता का स्वभाव काफ़ी ज़िद्दी कहा जा सकता था। वो उन्हें तब बताती जब वो खुद वहाँ जाकर पूरी बात समझ लेती। नहीं, अभी तो दिन का समय है, तुम इतनी हड़बड़ी में वहाँ क्यों जा रही हो? क्या शिन्यू को कुछ हो गया? अरे शिन्यू को क्या हो सकता है, मैं तो बस उससे मिलने जा रही हूँ। लेकिन जब तुम उससे मिलने जा रही हो तो साथ में खाना क्यों ले जा रही हो? क्या हमारा बेटा वहाँ इतना कंगाल हो गया है कि वो अपने खाने का खर्च भी नहीं उठा सकता? हमने उस बच्चे से कहा था कि वो वापस आकर घर पर आराम से रहे, लेकिन उसने मना कर दिया। अरे बुढ़े, तुम क्या बेतुकी बातें सोच रहे हो? मैं पहले जाकर देखाती हूँ और जब सब कुछ पक्का हो जाएगा तो शायद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी ले आऊँगी। ठीक है, मेरा सामान पैक हो गया है, तुम घर पर अकेले ही खाना खा लेना। अस्पताल में वापस कुछ ही देर बाद लूशियन ने अपनी आंखें खोली। मेरी नज़रें पूरी तरह से खुद पर टिकी देखकर उसके गाल शर्म से लाल हो गए। मैं अस्पताल के बिस्तर के पास बैठा लूशियन को देख रहा था। तुम जाग गई, क्या तुम्हें भूख लगी है? लूशियन ने मेरी तरफ देखा और थोड़ी झिझक के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अभी ज़्यादा भूख नहीं है। हम दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा, अपना मुंह खोला और बस कुछ कहने ही वाले थे। तुम पहले बोलो। होश में आते ही मैंने अजीब सी चुप्पी को तोड़ने के लिए शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे उठने में मदद करोगे? ये कहने के बाद लूशियन ने शर्माते हुए मेरी तरफ देखा। बेशक, आओ ध्यान से। ये सुनकर मैंने जल्दी से सिर हिलाया, खड़ा हुआ और लूशियन को सहारा दिया। ये देखकर कि मेरे हाव भाव कितने कोमल थे, लूशियन को अचानक अपने दिल में एक सुखद गर्माहट महसूस हुई। ठीक है, अब मैं खुद अंदर जा सकती हूँ। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और लूशियन बाहर निकली। उसे बाहर आते देख मैं जल्दी से आगे बढ़ा और उसे सहारा दिया। मैं पहले बच्चों को देखना चाहती हूँ। हम दोनों पालने के पास गए और पालने के अंदर झांका। उन 2 छोटे छोटे बच्चों को अभी भी गहरी नींद में सोते हुए देखकर लूशियन के चेहरे पर एक प्यारी सी चमक आ गई। लूशियन ने मौका पाकर मेरी तरफ देखा और उसने गौर किया कि जिस तरह से मैं बच्चों को देख रहा था वो कितना ज़्यादा प्यार भरा था। इंसान अनजाने में जो हाव भाव दिखाता है वे ही सबसे सच्चे होते हैं।
इसका मतलब था कि मुझे सचमुच दिल से ये दोनों बच्चे पसंद थे। ऐसा लगा कि जो बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थीं वे ज़रूर सच होंगी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, जब मैं थोड़ी देर पहले बच्चों को चेकअप के लिए ले गया था तो सबने कहा कि ये दोनों बच्चे बड़े होकर बिल्कुल मेरी तरह ही हैंडसम बनेंगे, बिल्कुल तुम्हारी तरह हैंडसम। एवन एक लड़का है और एवन एक लड़की है। लड़का तुम्हारी तरह हैंडसम बने ये तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन लड़की तो पक्का मेरी तरह ही खूबसूरत बनेगी। हाँ, जब बेटा बड़ा होगा तो वो अपने पापा जैसा दिखेगा, और जब बेटी बड़ी होगी तो वो पक्का अपनी मम्मी जैसी दिखेगी। जब हम अभी चेकअप के लिए गए थे और दूसरे माता पिता हमारे दोनों नन्हे मुन्नों की तारीफ कर रहे थे तो मुझे जितनी खुशी हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। अभी अभी मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, मैंने मम्मी को बच्चों के बारे में बताया। ये सुनकर लियू शियून फ़ौरन घबरा गई और थोड़ी बेचैन सी दिखने लगी। उसके छोटे छोटे हाथों ने कंबल को कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। तो तुम्हारे माता पिता को बच्चों के बारे में पता चल गया? मेरी मम्मी को पता चल गया है। मुझे पक्का नहीं पता कि उन्होंने पापा को बताया है या नहीं। जब मम्मी को ये खबर मिली तो उन्हें भी पहले यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने मम्मी से कहा कि वे यहाँ आ जाएं और हमारी मदद करें। लियू शियून एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। तो तुम कह रही हो कि तुम्हारी मम्मी मान गई? हाँ, वे मान गई और रास्ते में ही है। चिंता मत करो, मेरी मम्मी बहुत अच्छी इंसान है। जब उन्हें पता चला कि उनके पोता पोती होने वाले हैं तो वे बहुत खुश हुई। मम्मी के यहाँ पहुँचने के बाद मैं उन्हें सारी बातें समझा दूंगा। बेफिक्र रहो, मेरी मम्मी बहुत समझदार है। मुझे डर था कि कहीं वो ज़्यादा सोचने ना लग जाए, इसीलिए मैंने जल्दी से उसे सारी बात समझा दी। मुझे इस तरह घबराया हुआ देखकर लियू शियून ने अचानक अपने होंठ से कोड़े और मुस्कुरा दी। उसके चेहरे के भाव अब थोड़े शांत हो गए थे। चिंता मत करो, जब तुम्हारी मम्मी यहाँ आ जाएंगी तो मैं उन्हें सारी बातें खुद समझा दूंगी। आखिरकार ये मेरी भी समस्या है। चिंता मत करो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। मैंने लियू शियून की ओर देखा, मेरी आंखों में कोमलता भरी थी। क्यों ना हम पहले बच्चों के नाम सोच लें, तुम्हें क्या लगता है? मैंने अचानक बच्चों के नाम रखने का सुझाव दिया। बच्चों के नाम रखने की बात शुरू होते ही उन दोनों को बातचीत का एक स्वाभाविक विषय मिल गया। अस्पताल के कमरे में एक पुरुष और एक महिला इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वे बच्चों के लिए कौन से नाम चुने। आधे घंटे बाद अचानक मेरा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया और देखा कि मेरी माँ का फ़ोन आ रहा है। माँ, क्या तुम यहाँ हो? बेटे, माँ अभी अभी महिला एवं बाल स्वास्थ्य केंद्र पहुँची हैं। कौन सा? आप किस कमरे में हैं? माँ अभी ऊपर आ जाएंगे। बच्चे की माँ को आपकी ज़रूरत है, आपको उसका ध्यान रखना होगा। बस माँ को कमरे का नंबर बता दो, माँ अपने आप ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, हम दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 7 में है। जैसे ही आप अंदर आएंगी हम आपको दिख जाएंगे। फ़ोन रखने के बाद मैंने लियू शियून की तरफ देखा और धीरे से कहा, ये मेरी माँ है, वो अभी ऊपर आने वाली हैं। हालांकि मैंने लियू शियून को पहले ही दिलासा दे दिया था, लेकिन ये सुनकर कि मेरी माँ अभी ऊपर आ रही हैं, लियू शियून फिर भी बहुत घबरा गई। उसके छोटे छोटे हाथ अपनी लटों से खेलने लगे और उसने अपने कपड़े थोड़े ठीक किए। वो मेरी माँ के सामने अपना सबसे अच्छा रूप दिखाना चाहती थी। ठीक उसी पल वार्ड के बाहर गलियारे से ऊंची एड़ियों की आवाज़ गूंजी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। दरवाजे पर दस्तक सुनकर लियू शियून का दिल मुंह को आ गया। मैंने देखा कि वो कितनी घबराई हुई थी। मैंने धीरे से उसके छोटे हाथ पर थपकी दी और आंखों से इशारा किया कि उसे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैं उठा, वार्ड के दरवाजे तक गया और उसे खोला। बेटे, माँ आ गई। ये मेरी माँ ही थी, शाओ मानवान। माँ, आप यहाँ आई तो इतनी सारी चीज़ें क्यों ले आई? मेरी माँ के हाथों में इतने सारे बैग देखकर मैं थोड़ा अवाक रह गया। अरे नादान, तुम्हारी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है। अगर माँ आज फ़ोन ना करती तो मुझे पता भी ना चलता। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? जल्दी करो, माँ को उससे मिलवाओ। माँ, अंदर आ जाओ। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपनी माँ को लियू शियून के पास ले गया। अपनी माँ को आया देखकर लियू शियून ने उठने की कोशिश की। वह अस्पताल के बिस्तर से नीचे उतरना चाहती थी, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी और वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। ओ प्यारी बेटी, इधर उधर मत हिलो। तुमने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और तुम्हारा शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है। बस बिस्तर पर आराम से लेटी रहो। लियू शियून को बिस्तर से उठने की कोशिश करते देख माँ तुरंत आगे बढ़ी और उन्हें सहारा दिया। नमस्ते एंडी। लियू शियून पहली बार एंडी की माता पिता से मिल रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने बस विनम्रता से उन्हें नमस्ते किया। तुम्हें भी नमस्ते प्यारी बच्ची। तुम्हारा नाम क्या है? आंटी, मेरा नाम लियू शियून है। इस पर लियू शियून बेहद संस्कारी और समझदार लग रही थी। आंटी, ये नाम बहुत अच्छा है, सुनने में भी बहुत सुंदर लगता है। आंटी ने सुना कि तुमने बच्चों को जन्म दिया है, इसलिए मैं घर से तुम्हारे लिए थोड़ा चिकन सूप लाई हूँ। शायद बच्चे को जन्म देने के बाद से तुमने कुछ खाया नहीं है ना? जिस माँ ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है उसके लिए ये चिकन सूप एकदम सही रहेगा। अरे नासमझ लड़के, तुम वहाँ बस खड़े क्यों हो? इधर आओ और मदद करो। मुझे एक तरफ खड़ा देखकर मेरी माँ खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने मुझे घूरकर देखा। माँ की इस तरह की डांट सुनकर मैं जल्दी से उनके पास गया और हॉस्पिटल के बेड को ठीक किया ताकि लियू शियून बेड के सिरहाने से टिक कर बैठ सके। एक तरफ से माँ ने थर्मस से चिकन सूप का एक कटोरा निकाला और चम्मच से खिलाने के लिए तैयार हो गईं। फिर उन्होंने चम्मच में थोड़ा सा चिकन सूप लिया। आओ शियून, आंटी के हाथ का बना खाना चख कर देखो। माँ को इतना उत्साहित देखकर लियू शियून थोड़ी हैरान रह गईं। उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। आंटी, मैं खुद खा सकती हूँ, मैं खुद कर लूँगी।
अरे पगली लड़की, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? जब आंटी ने बच्चे को जन्म दिया था तब मैं भी हिलडुल नहीं पाती थी। तब शिन्यू की दादी ने ही मेरी देखभाल की थी। इसीलिए बस एक अच्छी बच्ची की तरह वहीं बैठी रहो। चलो एक अच्छी बच्ची बनो और आंटी के हाथ का बना खाना चखो। जैसे ही वो बोल रही थी, माँ ने चिकन सूप वाला चम्मच सीधे लियो शियून के मुंह के सामने कर दिया। लियो शियून ने बेबसी से मेरी तरफ देखा, फिर माँ की तरफ देखा और उसके पास मुंह खोलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और उसने चम्मच से चिकन सूप पी लिया। आंटी, आपका खाना बहुत ही ज़बरदस्त है। ये चिकन सूप बहुत ही खुशबूदार है। इस पल लियो शियून को सचमुच माँ की देखभाल से बहुत अपनापन महसूस हुआ। जब तुम्हें ये पसंद आया है तो थोड़ा और पी लो। आंटी अपने अनुभव से कह रही हैं, बच्चे होने के बाद तुम्हें अपने शरीर में पोषक तत्वों की भरपाई करनी पड़ती है। बच्चे के जन्म के बाद के आराम के दिनों में तुम्हें अपना ठीक से पोषण करना चाहिए, नहीं तो सेहत से जुड़ी दिक्कतें आसानी से खड़ी हो सकती हैं। ठीक है आंटी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। लियो शियून को तो ये भी याद नहीं था कि कितने समय बाद उसे किसी बड़े बुजुर्ग से इस तरह की देखभाल मिली थी। तुम भी इस बात को अच्छे से याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। माँ ने मेरी तरफ असंतुष्ट चेहरे से देखा। उन्हें डर था कि मैं लियो शियून का ठीक से ख्याल नहीं रखूंगा। माँ, मुझे याद है, तुम चिंता मत करो, मैं शियून के साथ बिल्कुल भी बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। आंटी प्लीज़ आप इन्हें भी दोष मत दीजिए। असल में ये सारी स्थिति मेरी ही वजह से पैदा हुई है। अगर आज अस्पताल में बच्चे के पिता के दस्तखत की ज़रूरत ना होती तो मैं शिन्यू को परेशान नहीं करती। ये देखकर कि माँ का रवैया मेरे प्रति थोड़ा सख्त था, लियो शियून ने जल्दी से सफाई दी। वे माँ बेटे हैं और चाहे कुछ भी हो, वो अभी भी उनके लिए एक बाहरी ही मानी जाती थी। वो अपनी वजह से उनके परिवार में कोई मनमुटाव पैदा नहीं होने दे सकती थी। शिन्यू ने फ़ोन पर कहा कि इसे कुछ शब्दों में साफ साफ नहीं समझाया जा सकता। जिस समय मैंने शिन्यू को ये कहते सुना कि मैं दादी बन गई हूँ, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं कितनी हैरान थी। आंटी, असल में बात यह है, लियो शियून ने मेरी माँ और मुझे पूरी डिटेल में बताया कि सब कुछ कैसे हुआ। पता चला कि उस समय उसके माता पिता घर पर झगड़ रहे थे और तलाक लेने की धमकी दे रहे थे। लियो शियून नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता तलाक लें, इसीलिए उसने बीच में कुछ कहा, लेकिन उसके पिता ने उसे ही डांट दिया। फिर वो रोते हुए घर से निकल गई। बाद में बाहर उसकी मुलाकात मुझसे हुई। मेरे समझाने बुझाने से उसे धीरे धीरे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन क्योंकि मैंने शराब पी रखी थी इसीलिए मैं अचानक नशे में उसके पास ही बेहोश हो गया। कोई और चारा ना होने पर वो पहले मुझे एक होटल ले गई। फिर मेरी माँ और मैंने लियो शियून की बात सुनने के बाद तुरंत ही पूरे घटनाक्रम को समझ लिया। हर परिवार की अपनी मुश्किलें होती हैं। बेटी, तुमने सच में बहुत तकलीफ उठाई है। लियो शियून की बात सुनने के बाद मेरी माँ को इस लड़की के लिए और भी ज्यादा दुख हुआ। उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस बच्ची के गर्भवती होने की खबर शायद उसके अपने माता पिता को भी नहीं बताई गई थी। अगर ऐसा था तो इस गर्भावस्था के दौरान उसने कितनी तकलीफ उठाई होगी। मेरी माँ ने आगे जो कहा उसे सुनकर लियो शियून वहीं की वहीं पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। माँ को पता चला कि उस कैंपस भले कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की ने मेरे लिए जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके चेहरे पर लगातार मुस्कान खिली हुई थी। उन्होंने तो ये भी ऐलान कर दिया कि वो खुद आगे बढ़कर हमारी शादी करवाएंगी और हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बनवाएंगी। ये सुनकर उस कैंपस भले लियो शियून के तो होश ही उड़ गए। आंटी, मैंने तो इस बारे में अभी सोचा भी नहीं है। इसके अलावा आपने शिन्यू की राय भी तो नहीं पूछी है। उसकी भला क्या राय हो सकती है? चिंता मत करो प्यारी बेटी, मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान है। उसकी माँ होने के नाते मुझे भी पूरा यकीन है कि वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। एक तरफ खड़े होकर मुझे डर था कि लियो शियून को अजीब लगेगा, इसीलिए मैंने जल्दी से बात बदल दी। माँ, क्या पिताजी को पता है कि तुम यहाँ आई हो? तुम्हारे पिताजी को पता है कि मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन बच्चों और शियून के बारे में मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया है। तुम भी तो अपने पिताजी का स्वभाव जानते हो, वो बुढ़ा तो एकदम जिद्दी है। लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि क्या हुआ है तो मैं वापस जाकर उन्हें बता सकती हो। तुम दोनों पहली बार माता पिता बन रहे हो। तुम लोगों को बच्चों की देखभाल करने का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने अगले कुछ दिनों तक यहीं रुकने का सोचा है। शियून ने अभी तक ये चिकन सूप खत्म नहीं किया है, बाकी का काम मैं तुम पर छोड़ती हूँ। मैं अपने छोटे पोते पोतियों को देखने जा रही हूँ, ये कहकर माँ ने कटोरा मुझे दिया और फिर उठकर बच्चों के पास चली गईं। मैं बेबस होकर मुस्कुराई। मेरी माँ की पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी ही है। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, सब ठीक है। भले ही मैं अभी अभी आंटी से मिली हूँ, मुझे पता है कि आंटी बहुत अच्छी इंसान है। लू शियून ने हाथ हिलाया और जल्दी से कहा, अभी थोड़ा चिकन सूप बचा है, आओ पहले इसे पी लो। ये कहकर मैंने एक चम्मच उठाया और लू शियून के पास ले आई। थैंक यू। लू शियून ने चिकन सूप पी लिया। सब कुछ बहुत अच्छा था। शिन्यू, क्या ये दोनों बच्चे लड़का और लड़की हैं? माँ ने दोनों प्यारे बच्चों को देखा। उनके चेहरे पर बहुत ही दयालु और प्यार भरा भाव था। ये अपने परिवार के छोटे पोते पोतियाँ थे। माँ, वे एक लड़का और एक लड़की हैं। बड़ा भाई 4 कैडी और 6 टेल वाला है। 14-26 दोपहर को पैदा हुए। छोटी बहन 4 कैडी और 4 टेल हैं।
14:27 दोपहर को पैदा हुए। एक लड़का और एक लड़की बहुत बढ़िया हैं। हमारा लिन परिवार सच में खुशनसीब है। ये सुनकर कि वे एक लड़का और एक लड़की हैं, माँ के चेहरे की मुस्कान और भी बढ़ गई। उसने मन ही मन सोचा, रुको, जब तक वो वापस नहीं जाती वो बूढ़े लिन को ये खुशी की खबर बताएगी ताकि वो भी खुश हो सके। इसके अलावा उसके बेटे और बहू के अच्छे लुक्स के साथ भविष्य में ये दोनों बच्चे निश्चित रूप से बहुत हैंडसम और अविश्वसनीय रूप से सुंदर बनेंगे। क्या आपने अभी तक नाम सोचे हैं? अभी नहीं। शियोन और मैं अभी नाम सोच रहे थे। बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं, नामों की कोई जल्दी नहीं है। फिर बच्चे के नामों के लिए आप दोनों युवा लोग इसके बारे में सोचने के लिए अपना समय ले सकते हैं। एक बार जब आप नाम तय कर लें तो माँ को बताना याद रखें। थोड़ी देर बाद लूशियन ने कटोरे में रखा सारा चिकन सूप पी लिया। इस बार मम्मी कुछ खाना भी लाई थी, क्या तुम थोड़ा खाना चाहोगे? लूशियन को चिकन सूप खत्म करते देख मैंने धीरे से पूछा। लूशियन ने अपना सिर हिलाया। इस चिकन सूप से मेरा पेट काफ़ी भर गया है, मुझे अभी भूख नहीं है। ठीक है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और कटोरा हॉस्पिटल के बेड के पास छोटी टेबल पर रख दिया। तभी पालने में एक छोटे बच्चे ने आंखें खोली। जब उसने मम्मी को देखा तो वो अचानक जोर जोर से रोने लगा। ओ छोटे बच्चे, रो मत, मत रो। ओ मैं दादी हूँ। मम्मी ने ये पालने में देखा। एक छोटा बच्चा सच में इसी समय जाग गया और यहाँ तक कि उसने अपनी आंखें खोली और जोर जोर से रोने लगी। माँ ने जल्दी से और बहुत सावधानी से बच्चे को पालने से उठा लिया। उनके हाथ पैर बहुत ही कोमलता से चल रहे थे। लूशियन और मैंने भी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और बच्चे के पास गया। माँ की गोद में बच्चे को देखकर मेरे चेहरे पर एक प्यार भरा भाव आ गया। मैंने धीरे से कहा, अरे मेरा बच्चा जाग गया, मैं तुम्हारा डैडी हूँ, चलो मुझे डैडी कहकर बुलाओ। अरे बेवकूफ़ बच्चे, ये तो अभी अभी पैदा हुआ है, अभी बोल भी नहीं सकता, भला ये तुम्हें डैडी कैसे बुलाएगा? मेरी बातें सुनकर माँ को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोएं। असल में बच्चे को देखकर मैं बस बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया था। माँ, मैं भी बच्चे को गोद में लेना चाहता हूँ। देखो, ऐसे नवजात बच्चे का शरीर बहुत ही कोमल होता है, इसलिए जब तुम इसे गोद में लो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। जब तुम बच्चे को गोद में लो तो तुम्हें अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करके उसे सहारा देना सीखना होगा। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी लूशियन माँ की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी और सीख भी रही थी। हम दोनों ही पहली बार माता पिता बने थे। चूंकि हम दोनों ही नए नए माता पिता बने थे, इसलिए जाहिर है कि बच्चों की देखभाल करने का हमें ज़रा भी अनुभव नहीं था। क्या तुम्हें माँ की सारी बातें ठीक से याद हैं? माँ ने बहुत ही गंभीर चेहरे के साथ मेरी तरफ देखा। उन्हें डर था कि कहीं मैं बच्चे को ठीक से गोद में ना ले पाऊँ और अपनी ही हसीना उड़वा लूँ। माँ, आप चिंता मत करो, मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। एक पिता होने के नाते मैं ये सब पूरे दिल से सीखूंगा। ठीक है, तो फिर मैं बच्चे को तुम्हारे हाथों में दे रही हूँ, तुम भी एक बार कोशिश करके देखो, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। माँ ने बच्चे को मेरे हाथों में दिया और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भी वो मुझे बार बार सावधानी बरतने की याद दिलाती रही। माँ की बातों का पालन करते हुए मैंने बहुत ही कोमलता से बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उसकी गहरी गोल गोल आंखों को निहारने लगा। वो सचमुच बहुत ही प्यारा लग रहा था। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल पूरी तरह से पिघल गया हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। चलो अब हम चलते हैं, डैडी तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले चलेंगे। जैसे जैसे मैं बोल रहा था, मैं अपनी गोद में लिए बच्चे से बातें कर रहा था और उसे लेकर लूशियन के पास जा रहा था। सच कहूँ तो जब से बच्चों का जन्म हुआ था, लूशियन ने उन्हें एक बार भी गोद में नहीं लिया था। अब जब मैंने बच्चे को गोद में उठाया और उसके सामने आया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जब उसने बच्चे को अपनी ओर आते देखा तो लूशियन को लगा जैसे उसके पूरे शरीर में नहीं जान आ रही हो और उसने तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। उसने बड़े प्यार से कहा, बेबी जल्दी आओ, मम्मी तुम्हें गोद में लेंगी। देखा,